नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हमने आगामी सीटेट 2024 दिसंबर हेतु तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें दोस्तों कि मैंने आपको खुद के बनाए नोट्स के माध्यम से एसएसटी पढ़ाना शुरू किया है। ये वही नोट्स हैं जिन नोट्स को मैंने बनाया था अपने तैयारी के दौरान, और इन्हीं नोट्सों को मैं पढ़ करके रिवीज़न करके 120 अंक प्राप्त किया था। दोस्तों, यदि आप भी मेरे इस नोट्स को पा करके कम समय में कारगर तरीके से 110 से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो है वो छठी क्लास हिस्ट्री लगभग समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज हम 7वें चैप्टर पे पहुंच गए हैं और इसके बाद बस बचते हैं चैप्टर 3 और बस उसके बाद जो है क्लास छठी हिस्ट्री खल्लास। आइए दोस्तों, देखते हैं आज क्या है इसमें। आज चैप्टर 7 लेकर के आया हूँ आपके लिए, और इसका टाइटल जैसे कि आपके समक्ष दिख ही रहा होगा, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में अशोक सबसे शक्तिशाली और सबसे अनोखा शासक माना गया है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही दिलदार आदमी था, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं अशोक के बारे में कुछ। अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों अनोखा कहलाता था? देखिए दोस्तों, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, तो अशोक किस साम्राज्य पर शासन करते थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है कि अशोक मौर्य साम्राज्य पर शासन करते थे। किस पर शासन करते थे? मौर्य साम्राज्य पर शासन करते थे। उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी मौर्य वंश की स्थापना कब हुई दोस्तों? लगभग 2300 साल पहले। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से की? तो चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से की। आगे चलते हैं। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलता है, चूंकि ये प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि चाणक्य के द्वारा रचित या फिर चाणक्य के कई सारे विचार हमें किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में मिलते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन से हुए? इन तीनों के नाम रट लीजिए। देखिए, मात्र आप ये चीज़ गौर कर सकते हैं कि इसी चैप्टर को जब आप मूल NCERT उठा करके देखेंगे तो दोस्तों आपको बिल्कुल उलझा हुआ ये चैप्टर लगेगा, लेकिन जब आप मेरे इस नोट्स को अभी देख रहे होंगे तो आपको यही उलझा हुआ चैप्टर सुलझा हुआ नजर आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं मैं मुख्य मुख्य बिंदु जो इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आते हैं या जो आ सकते हैं, और इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट हैं बस उन्हीं को मैंने डाला है। तो दोस्तों, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा कौन से हुए? सबसे पहले चंद्रगुप्त, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी कौटिल्य की सहायता से। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, और उसके बाद हुए बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये एक चैन है कि पहले चंद्रगुप्त, फिर उनका बेटा बिंदुसार, फिर उनका बेटा अशोक। तो ये पूछता है अशोक के दादा का नाम क्या था या अशोक के पिता का नाम क्या था? तो आपने बिंदुसार का याद रखना है, ठीक है। अशोक के साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। ये कुछ प्रमुख नगर थे, राजधानियां थीं। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। जी हाँ, ये वही अभिलेख है जो पत्थरों पर, दीवारों पर, शिलाओं पर खुदवा दिए जाते थे, ताकि उस राज्य के जितने भी लोग हों वो इनके संदेश को पढ़ सके, वहाँ पर उसका पालन कर सके, या कोई नई सूचना हो तो वो जान सके। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। दोस्तों, ये ना आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रिमार्क कर लेना। जी हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्रश्न ना लगभग हर साल ही पूछा जाता है कि अशोक ने अपने अभिलेख जो है किस लिपि में खुदवाए। तो जी हाँ दोस्तों, वो प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि। याद रखिएगा, भाषा कौन सी भाषा में? तो प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि थी। आगे चलते हैं। अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद धम्म की नीति अपना ली थी। ये सभी आप अशोक के बारे में जान रहे हैं कि वो अशोक अनोखा सम्राट क्यों थे। दोस्तों,
एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं तो लगभग 8 साल तक जब इन्होंने शासन किया अशोक ने, तो उस 8 साल के शासन के उपरांत अशोक कलिंग के साथ लड़ाई हुई। कलिंग प्रांत नाम बोले तो उड़ीसा, और वहाँ इन्होंने विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन बहुतों लोगों की जान गई। बहुत लोगों ने, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पुत्र को खोया, किसी ने अपने पति को खोया। तो ये सब देखते हुए अशोक का जो हृदय था ना दोस्तों, वो हृदय परिवर्तित हो गया, वो रक्त बहाव देखकर। तभी से उन्होंने शपथ लिया कि अब हम धम्म की नीति अपनाएंगे और हिंसा का त्याग करेंगे। ठीक है, और धम्म एक प्राकृत शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है धर्म। अगला, अशोक का धम्म क्या था? अब देखिए, अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वो कहते भैया देवी देवता को पूजना, कर्मकांड करना, ये सब ना केवल आडंबर हैं, दिखावा हैं, मूर्ति पूजा वगैरह सब के विरोधी थे। तो अशोक गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? तो अशोक जो है वो गौतम बुद्ध के उससे प्रेरित थे। वो गौतम बुद्ध को अपना अनुयायी, ये समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। अशोक ने धम्म की शिक्षा का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। चूँकि ये था ना कि अब अशोक के चाहते थे कि उनके समाज में ना कई लोग मूर्ति पूजा को लेकर के, कई लोग धर्म जाति इत्यादि को लेकर के, कई लोग बलि प्रदान वगैरह को लेकर के लड़ पड़ते थे उनके ही साम्राज्य में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अशोक जी ने क्या किया, इन्होंने कुछ धम्म महामात्तों की नामक ये अधिकारी थे, ये पोस्ट था धम्म महामात्त। तो इस प्रकार के जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की इन्होंने। अच्छा, वो नियुक्ति, उनका कार्य क्या था? तो उनका था कि धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। ये जो धम्म महामात्त वगैरह थे, ये अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग नगर शहरों में जा कर के लोगों को जो है ना धम्म की नीति बताया करते थे कि हिंसा ना करें, अहिंसा का पालन करें, दूसरे जीवों को नुकसान ना पहुंचाएं, दया भावना रखें। समझ रहे हैं ना? मूर्ति पूजा कर्मकांड का त्याग करके अच्छा दूसरे धर्म का प्रचार, अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई, इससे आप कहीं ना कहीं अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब अशोक के कथन थे, उनके जो है महामात्तों के कथन थे। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्त को भेजा और उनकी यही ड्यूटी थी। अशोक का मानना था कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। वो मानते थे भैया कि धम्म की नीति अपना कर के ही जो है आप दूसरे जीवों पर दया भाव दिखा सकते हैं। नौकरों के साथ, दासों के साथ आप जानते हैं उस काल में अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो इन्होंने कहा कि करना है, दासों को, नौकरों को भी अपने बराबर का दर्जा देना है। समझ रहे हैं ना? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? अब दोस्तों, अभी आप लोग पीछे राज्यों के बारे में पढ़ते थे, अब वो राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है, क्या चीज़ है जो राज्य को साम्राज्य से अलग बनाती है, वो जानिए। साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बड़े होते हैं, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। अब भैया बड़े हैं, इसके कई सारी राजधानियां होती हैं साम्राज्य की, समझ रहे हैं ना? बड़े बड़े नगरों पर कई सारी अलग अलग राजधानियों से नज़र रखा जाता है, तो लाजमी सी बात है कि सेनाओं की भी अधिक आवश्यकता होती होगी ना। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसीलिए भैया ये साम्राज्य राज्य से अलग है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। कर कहें तो टैक्स। अब ज़्यादा लोग हैं, समझ रहे हैं, ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है, तो टैक्स भी ज़्यादा लेंगे, तभी तो साम्राज्य का प्रशासन सही से चल पाएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। अब मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे था, रूल रेगुलेशंस कैसे थे, कैसे नियम से चलते थे? किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब इन लोगों से, जैसे किसान से फसल पर, व्यापारियों से उनके सामान पर, है ना, कर लेते थे, टैक्स लेते थे, तो कौन इकट्ठा करेगा? तो उसके लिए इन्होंने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अच्छा, इन अधिकारियों के लिए भी इन्होंने अपने कई सारे मंत्री तैयार किए। वो मंत्री इन अधिकारियों पर नज़र रखते थे चुपके से कि ये लोग अपना कार्य सही से कर रहे हैं, सही से टैक्स वसूल रहे, नियम वसूल रहे, धांधली तो नहीं कर रहे, है ना। और इन अधिकारियों को जो है नियमित रूप से वेतन भी दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य
के भीतर कई छोटे प्रांतों या क्षेत्रों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो दोस्तों ये है ना कि मतलब जैसे इनकी कुछ राजधानियाँ थी, हमने आपसे अभी बताया था, तो उसमें तक्षशिला या उज्जैन जो था ये प्रांतीय राजधानियाँ थी। यहाँ से ना शासन डायरेक्ट इस साम्राज्य पर किया जाता था। इन क्षेत्रों में राजकुमार को ही वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता। चूँकि ये था ना दोस्तों, देखिए कि यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य था ना, वो नदियों का जो मार्ग था वहाँ आवागमन अधिक होता था, आगमन वगैरह जाना आना ज़्यादा होता था, वहाँ से व्यापार वगैरह भी होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह। तो ये लोग उस मार्ग पर ज़्यादा नियंत्रण रखते थे, कोशिश करते, क्योंकि वहाँ से नहीं सामान वगैरह टैक्स वगैरह ये सब ज़्यादा मिलता था। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे इस चैप्टर में वो सभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है। तो दोस्तों आप ये नोट्स यदि पाना चाहते हैं और डेली के क्लास का नोट्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर डालेंगे और आप उस पर मुझे नोट्स लिख करके व्हाट्सएप पर संदेश प्रेषित करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।